हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है आपकी जो भी आपके टेट या आपका जो भी पीजीटी टीजीटी कमीशन जितना भी रहता है वहाँ पर आपका मोस्टली जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो पूछा जाता है 20 मार्क्स के लिए। तो उसी की तैयारियां हम यहाँ पर करें। अगर हम बात करें टीजीटी टेट की तो उसमें जो आपका साइकोलॉजी पोर्शन रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक थ्योरी है वो रहती है हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ से आपके डायरेक्ट एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका एक टॉपिक रहता है जहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स जो गेन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के बारे में। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती है बट आज हम बात करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी जो है ये 1896 से लेकर 1980 के बीच जो है पियाजे का जो है टाइम पीरियड रहा है। तो उसी के अंदर उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो पियाजे को सबसे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर माना जाता है। यह एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इसके साथ साथ एक फिलोसफर और बायोलॉजिस्ट भी थे। इनका जो कंसर्न था तो इनका मोस्टली जो कंसर्न था वो किस चीज़ पर था, द वे थिंकिंग डेवलप इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टिल दे बिकम यंग अडल्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो इनका मेन जो काम था वो क्या था, वो बच्चों के ऊपर था कि जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है उनके बर्थ से लेकर जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या था कि हम बच्चों के जो नेचर को है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो पियाजे एक तरह से अगर हम पियाजे की बात करें तो ये एक्टिव लर्निंग की बात करते थे कि जो बच्चे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बच्चे क्या कर सकते हैं, लिटिल साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। बच्चे एक्टिविटी के द्वारा सीख सकते हैं। तो इनका यही मानना था। अगर इनके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हिज अवन 3 किड्स। तो इनके अपने जो है वो 3 बच्चे थे जिनके ऊपर इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी। ही यूज टू प्रेजेंट प्रॉब्लम टू देम। तो ये क्या करते थे, उनके सामने जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देते थे एंड इनके जो रिस्पॉन्स है उसको ये क्या करते थे, देखते थे। आफ्टर द सिचुएशन एंड अगेन ऑब्जर्व देयर रिस्पॉन्स। अब साथ में ही इनके जो रिस्पॉन्स होते थे उसको भी ये ऑब्जर्व करते थे। और इस मेथड को इन्होंने क्या कहा था, एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट क्लिनिकल इंटरव्यू। तो ये भी आपने याद रखना है कि इस मेथड को इन्होंने क्या कहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पियाजे किस चीज़ पर विश्वास रखते थे, पियाजे बिलीव ह्यूमन आल्सो अडॉप्ट टू देयर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन बीइंग सिंस बर्थ। तो इनका क्या मानना था, ये मानते थे कि हम जिस जहाँ पर रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहीं से ही हम क्या करते हैं, कुछ एक जो है फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने अडेप्टेशन को 2 तरह से यहाँ पर बताया है। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम कैसे किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को उसके प्रतिकूल बना रहे हैं। तो अडेप्टेशन जो बच्चों के केस में इन्होंने कहा था तो 2 तरह से इन्होंने कहा था, एक असेमिलेशन और एकोमोडेशन। ये 2 टर्म यहाँ पर इन्होंने कही थी। असेमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना एंड एकोमोडेशन का जो मतलब होता है वो होता है समायोजन। असेमिलेशन यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस कुछ नॉलेज है उसमें कुछ ऐड ऑन करना। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है, उसने क्या किया, एक बर्ड को देखा। तो बर्ड उसने देखा, उसके बाद उसने अपने माइंड में देखा कि बर्ड कैसे होते हैं। अच्छा, बर्ड उड़ते हैं तो इस तरह से बर्ड के फैदर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसने असेमिलेट कर ली, यानी कि आत्मसात कर लिया। उसने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड किया। पहले भी उसके पास एक नॉलेज थी कि जो बर्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं, तो उसने उसी में ही उसको ऐड कर दिया। अब है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है अब समायोजन करना। फॉर एग्जाम्पल अब उसने क्या किया, एक जो है एरोप्लेन देखा एंड उसके बाद वो भी तो उड़ रहा था। तो उसने देखा कि ये बर्ड जैसा नहीं लग रहा है। जो बर्ड है उनके तो फैदर होते हैं और वो सॉफ्ट भी होते हैं, बट जो ये एरोप्लेन है इस साइज में भी बड़ा है, इसमें फैदर भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये उसकी एक नई तरह की उसकी मॉडिफिकेशन हो गई। और वो जो पुरानी उसकी जो मेमोरी थी या पुराना जो उसका स्कीमा था, स्कीमा क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह का रूम होता है जिसके अंदर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया कि जब उसने देखा कि जो एरोप्लेन है वो अलग है और जो बर्ड है वो अलग है, तो उसके पास एक नई इन्फॉर्मेशन हुई या नई इन्फॉर्मेशन उसके पास आई। तो उसी जो उसने न्यू इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई की अपने स्कीमा के अंदर, उसी को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एकोमोडेशन हम उसको कह रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट। अब एक तरह से अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे का मानना है कि 4 ऐसे बेसिक एलिमेंट है या 4 ऐसे फैक्टर है जिससे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट हमारा रहता है मैचुरेशन। और मैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, जो मैचुरेशन है वो यहाँ पर जो मोस्टली डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी एंड जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है या हम किस तरह से सीख रहे हैं चीज़ें, वो सारी यहाँ पर इस पर डिपेंड करती है। सेकेंड है हमारा एक्सपीरियंसेस।
एक्सपीरियंसेस यानी कि हम एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, डिस्कवरी के थ्रू सीख रहे हैं। थर्ड है सोशल ट्रांसमिशन, और सोशल ट्रांसमिशन या सोशल इंटरेक्शन को हम एक तरह से एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे कि हम एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें सीख रहे हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? असेमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जब हम एक बैलेंस बनाते हैं। जैसे बच्चे ने असेमिलेशन यानी कि कुछ एक चीज़ जो है अपने माइंड में ऐड कर ली थी, अब उस ऐड में कुछ नई चीज़ जो आई उसको हमने एकोमोडेशन कहा, यानी कि जब उसके थोड़े से मतलब जो उसके पहले से कंसेप्ट बने हैं और नए कंसेप्ट के बीच जो एक तरह का उसका जो डिसइक्विलिब्रियम बन जाता है, तो उस डिसइक्विलिब्रियम से जो उसका न्यू कंसेप्ट बनेगा, यानी कि एक तरह से वो अपने स्कीमा को एक तरह से इक्विलिब्रियम में लाएगा, तो उसी को ही क्या कहा गया है यहाँ पे? समझ कहा गया है, या इनबैलेंस को बैलेंस में करना। यानी कि बच्चा पहले कंफ्यूज था, कंफ्यूजन और क्लैरिफिकेशन के बीच जो एक कंसेप्ट बिल्ड उसका हो रहा है, उसी वो यहाँ पर जो है मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा एंड साथ में प्याजे ने एक तरह से क्या कहा है? इसको प्रोग्रेसिव चेंज का है। प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद से चीज़ों को देख रहे हैं, एक प्रोग्रेस उनकी हो रही है, मतलब पहले जो कंसेप्ट नहीं थे अब वो कंसेप्ट उनके बिल्डअप हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर विश्वास रखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को जोड़कर एक जो अपनी नॉलेज है उसको बिल्डअप कर रहा है। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये प्याजे का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, इन स्टेजेस से ही बनता है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे पहले इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर हमारी जो मोस्टली चीज़ें आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बर्थ टू 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर तक ये जो स्टेज है वो रहती है। अब इस स्टेज के अंदर मोस्टली हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले सेंसेशन, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या करें? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, या टच कर रहे हैं या किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती है? सेंसेशन के अंदर। फिर है ट्रांजिशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चे जो है बायोलॉजिकल टू साइकोलॉजिकल चेंज इनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। फिर है आपका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे सकिंग करते हैं, स्टिपिंग करते हैं, ग्रास्पिंग करते हैं, तो ये सारे क्या है? उनके रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर क्या आता है? जैसे कि बच्चे के आगे कोई चीज़ रख दी, वो चीज़ वहाँ पर ही रोज़ रहती है, तो बच्चे उसको देख रहे हैं, अब थोड़े दिनों बाद हमने वो चीज़ हटा ली है, बट फिर भी बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ पर होनी ही चाहिए। उनका क्या मानना है कि ये चीज़ क्या है? एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ यहाँ पर ही होती है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्यूरियस, तो इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को लेके। और रिवर्स एक्शन, यहाँ पर एक रिवर्स एक्शन जो है, रिवर्स एक्शन से मतलब क्या है कि अगर हम बच्चे को कोई टॉय दे रहे हैं और हम उसके कुछ एक मान लो पार्ट्स हमने डिटैच कर दिया, तो बच्चे के हाथ में दे दिया, तो बच्चे ट्रायल एंड एरर के थ्रू क्या करेंगे? ग्रेजुअली लर्न करेंगे और दोबारा से उस टॉय में वो चीज़ें जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से रिवर्स एक्शन भी बच्चे कहाँ पर ही सीखते हैं, ये सारी चीज़ें जो बच्चे हैं वो आपके प्री सेंसरी मोटर स्टेज में सीखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज रहती है वो रहती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज हमारी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसको हम प्री ऑपरेशनल क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका क्या है? एक तरह से पूरी मास्टरी नहीं है, पूरी तरह से उनकी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई, उनकी जो मेंटल ऑपरेशन है वो एक तरह से अच्छे से अभी तैयार नहीं हुए। बच्चों के लिए क्या है? वो किसी भी प्रिंसिपल को यहाँ पर नहीं मानते, वो क्या देखते हैं? जो उनको दिख रहा है वो उसको एज इट इज़ ही ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या मानते हैं? जैसे मान लो चांद है, तो वो चांद को देख के क्या सोचेंगे कि चांद जो है वो गोल घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ भी अजीब से अपने कंसेप्ट बनाने शुरू कर देंगे। जो उनको दिखेगा वो उसी का ही कंसेप्ट बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि उनके कुछ भी जो है मेंटल ऑपरेशन वहाँ पर काम नहीं करेंगे, यानी कि उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पर नहीं हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या क्या चीज़ें बच्चों के साथ होती है, इसमें से डायरेक्ट आपको यही लिखना है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है सिमेंटिक फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है? चाइल्ड डेवलप एबिलिटी टू थिंक यूजिंग सिंबल साइंस। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? सिंबल और साइंस के थ्रू क्या करेंगे? चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि उनके आगे अगर हमने ट्रायंगल सिखानी है तो ट्रायंगल इस तरह से दे दी उनको, ठीक है, अगर उनको रेक्टेंगल सिखानी है तो रेक्टेंगल इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर दी। तो ये क्या है? सिमेंटिक फंक्शन है। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? जो थिंकिंग एबिलिटी है वो सिंबल या फिर साइंस को देखकर
समझेंगे। जैसे ये साइन इस तरह से दे दिया तो ये स्टॉप का साइन है, तो बच्चे इन्हीं साइन से सीखेंगे। फिर है ईगोसेंट्रिज्म। सेकंड, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, देयर वे, उनकी क्या है, अपनी ही एक मतलब थिंकिंग करने की उनकी अलग ही मतलब अपना ही एक प्रोस्पेक्ट होता है। वो अपने ही तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वही ठीक है, कि जैसा हम सोच रहे हैं उसी उसी तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग के अंदर जो अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी इन सीइंग मोर देन वन डायमेंशन और एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है मल्टीपल डायमेंशन, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से सिचुएशन को सोचने के लिए, वो एक ही डायमेंशन में चीज़ों को देखते हैं। फिर है एनिमिज्म्स। एनिमिज्म मतलब यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग में बच्चे जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास एक डॉल है तो वो डॉल को ट्रीट करेंगे जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो सोचेंगे कि ये भी खाना खाती है, ये भी सोती है, ये भी रोती है, तो इस तरह से नॉर्मली, ठीक है। फिर है सीरिएशंस। सीरिएशन का मतलब है लैक ऑफ एबिलिटी टू क्लासिफाई, ग्रुपिंग, कैटेगराइज। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि उनके पास क्लासिफिकेशन करने की जो है एबिलिटी नहीं होगी, वह किसी भी चीज़ को जो है उसका ग्रुप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है जैसे कि क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिकल कोई भी चीज़ वो अरेंज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि उन बच्चों के अंदर इस तरह की जो एक तरह की एबिलिटी है वो डेवलप नहीं होगी कि अगर हम मान लो बच्चों को 10 टॉफीज़ अगर हम बच्चों को किसी पैकेट के अंदर दे और 10 टॉफ़ी हम फैला के दे, तो वो उन दोनों को क्या सोचेगा, वो जो फैलाई हुई टॉफ़ी है उनको ही लेगा, वो जो पैकेट के अंदर 10 टॉफ़ीज़ है उनको नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पर वो समझ नहीं रहा है कि दोनों टॉफ़ीज़ की क्या है, इक्वल क्वांटिटी है। वो उसको क्या देख रहा है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग देख रहा है, ये फैली हुई है, ज़्यादा स्पेस कवर कर ली इसलिए इसे ये क्या है ज़्यादा है और ये कम है। तो इस तरह से बच्चे की जो यहाँ पर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हिज कॉग्निटिव सिस्टम। यहाँ पर बच्चों के क्या होते हैं, जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है 7 से 11 साल के जो बच्चे हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए रहती है एंड द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल के बच्चों के लिए रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन सीखते हैं, मतलब प्लस माइनस जो भी है बेसिक जो कैलकुलेशन उसको सीखते हैं, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे जो मैथमेटिकल हमारे पास कंसेप्ट होते हैं उनको बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। क्लासिफाई कंक्रीट ऑब्जेक्ट, और साथ साथ में क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हैं किन चीज़ों को, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को, है ना। कंक्रीट मतलब जो उनका सामने है, सामने उनको जो चीज़ें दिख रही है उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग यानी कि तार्किक क्षमता उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, बट किन चीज़ों के लिए, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, जो उनके सामने जो है चीज़ें प्रेजेंट है उनको लेकर। और यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चों के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को 11 साल के बाद जितने भी बच्चे वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, हर चीज़ के पीछे का प्रिंसिपल उनको पता होता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन वो यहाँ पर कर पाते हैं। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को वो समझ पाते हैं। डिडक्टिव चेंजिंग उनके अंदर आ जाती है, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग उनके अंदर आ जाती है। डिडक्ट का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला उनके पास दिया होगा उसके बाद जो है कंसेप्ट तक जाएंगे, बट यहाँ पर क्या होता है, कंसेप्ट से लेके फॉर्मूला डिराइव वो करना सीख जाते हैं। फिर है सिस्टमैटिक, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाते हैं। अगर इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो हम डिस्कवरी लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से लेते हैं, और इसके साथ साथ हम बच्चों के इंडिविजुअल्स ग्रोथ को भी देख पाते हैं, यहाँ पर उनके एक्टिव मेथड्स को देख पाते हैं। टीचर को एज अ यहाँ पर फैसिलिटेटर हम रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपनी लर्निंग खुद से करते हैं, उनके अंदर उनको हमने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स देनी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये कुछ एक इसके क्या हो सकती है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन हो सकती है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो 1960 एंड 1970 में इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बच्चों की जो एबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट किया था। एडेप्टेबल एंड कॉम्पिटेंसी को इन्होंने जो है निगलेक्ट किया था, और इसके साथ साथ कल्चरल सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इग्नोरेंस किया था, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी की थी वो अपने बच्चों पर ही की थी, तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं बन सकता था। तो इसलिए थोड़ा बहुत इनका जो है इस बात पे क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो भी बेसिक मेन जो भी हमारे कंसेप्ट है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।